So hello everyone, good morning, good afternoon and good evening whenever you are watching this वीडियो। तो आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीबीएसई 2024 में पूछा गया है क्लास 10 का साइंस का पोर्शन लिया गया है। तो आप लोग देखिए हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है नेम में मेटल मतलब मेटल से कोई रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आपका लाइट चैप्टर से है, डायप्टर के बारे में दिया हुआ है, डायप्टर दिया हुआ है। हम लोग उसका डिफेक्ट को देखेंगे और उसका फोकल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन दिया हुआ है उसको देखेंगे। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के बीच में एक कंपैरिजन देखेंगे। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको देखेंगे। उसके बाद फिर एक आपका ग्लास स्लेब दिया होगा उसमें हम लोग देखेंगे कौन आपका रेयरर मीडियम है कौन आपका डेंसर मीडियम है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड दिया हुआ है। उसके बाद लाइट चैप्टर का ही स्काई से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। उसके बाद आपका रेम्बो का आपको समझाएंगे किस तरह से रेम्बो आपका फॉर्म करता है, उससे क्वेश्चन है। उसके बाद ये लेक्चर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ये सभी आपका 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये सारा पूछा गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, नेम ए मेटल। नेम ए मेटल, रुकिए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ क्या हुआ, नेम ए मेटल्स, ठीक है। थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं पेन, ठीक है। हाँ तो क्या बोल रहे, नेम ए मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। पहला इन फ्री स्टेट में कौन सा मेटल पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फ्री स्टेट में कौन सा मेटल पाया जाता है, आपका गोल्ड और प्लेटिनम पाया जाता है। क्यों, क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम जो होता है ये आपका कम रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है, ओके। और हम लोग जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में गोल्ड और प्लेटिनम लिस्ट में होता है, सबसे नीचे होता है, मतलब उसका उतना रिएक्टिव नहीं होता, वो कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसीलिए हमको ये जो होता है ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर जो जेड से हम डिनोट किए उसका होता है 79, और आपका इसका जो होता है 78 होता है, किसका, प्लेटिनम का। तो ये दोनों जो होता है अर्थ क्रस्ट पर आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है। और एनसीईआरटी में भी ये लिखा गया है गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये काफ़ी नीचे है, काफ़ी कम रिएक्टिव है अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम आयरन से, ठीक है। उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड, कौन सा मेटल होता है जो कंपाउंड का फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ये फ्री स्टेट मतलब समझ रहे, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करता, मतलब किसी और एलिमेंट के साथ ये मतलब कंपाउंड नहीं बनाता, ये इंडिविजुअल रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको फ्री स्टेट बोला जाता है। और इसके बाद जो आपका है जो कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है जो वो आपका एल्युमिनियम और फेरम है, यानी कि आयरन, ठीक है। इन दोनों के अलावा भी है जो आपका सोडियम पोटेशियम भी है, बट हम लोग अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम। उसके बाद कौन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। इसलिए इस दोनों का ही एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं। बाकी सोडियम पोटेशियम लिथियम वो सब भी आपका ये में ही पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, वो सब भी आपका कंपाउंड के फॉर्म में ही पाया जाता है, सॉल्ट के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन हम लोग को स्टडी मतलब करना क्यों इसको, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्युमिनियम, और सेकंड आपका फेरम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है आयरन का वो 26 होता है, ठीक है। पता ही आप लोग को एल्युमिनियम का क्या होता है आपका, और जिससे मतलब जिससे आपका एल्युमिनियम ऑब्टेन किया जाता है वो आपका क्या होता है, क्या होता है एल्युमिनियम का आपका ये Al2O3 जिसको बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉक्साइड, ठीक है। बॉक्साइड जो होता है वो आपका एल्युमिनियम का क्या होता है, और होता है, जिससे क्या पाया जाता है आपका एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। और ठीक है, और आयरन किससे पाया जाता है आपको पता ही, हेमेटाइट से पाया जाता है। किससे पाया जाता है, हेमेटाइट, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा याद रखना होगा क्योंकि पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और एल्युमिनियम का अगर पूछेगा आपका और मतलब तो आप बता सकते हैं क्रायोलाइट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अगर बोलिएगा तो ये आपका पहला क्या होता है, बॉक्साइड। क्या होता है, बॉक्साइड, ठीक है, बॉक्साइड, ठीक है। दूसरा होता है आपका लिख दे रहे क्रायोलाइट, इसका और होता है जिससे एल्युमिनियम को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, ठीक है। बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, Al2O3, ठीक है, इंटू NH2 हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है। और क्रायोलाइट भी इसका क्या होता है, और होता है। और आयरन का और तो सबसे फेमस होता है आपको पता है हेमेटाइट। क्या होता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट होता है जिसका क्या होता है फॉर्मूला हेमेटाइट का, Fe2O3। क्या होता है, Fe2O3, ठीक है। और हेमेटाइट लिख दे, क्या लिख दे रहे हेमेटाइट, ये भी एक क्वेश्चन आप लोग अगर वन मतलब MCQ में पूछ लिया तो, हेमेटाइट। और एक तो मैग्नेटाइट, क्या होता है, मैग्नेटाइट,
ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया। फिर क्या बोला, स्टेट वेयर ईच ऑफ दिस मेटल्स आर प्लेस इन द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में ये सब कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो देखिए, इन द रिएक्टिविटी सीरीज गोल्ड एंड प्लेटिनम प्लेस इन द लो इन द रिएक्टिविटी, मतलब काफ़ी नीचे रहता है। इंडिकेट, वो क्या इंडिकेट करता है, दैट इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ये क्या जो है काफ़ी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो आपको पता ही है, पहले कौन रिएक्टिविटी सीरीज को हम इस साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक, एफई हो गया आपका, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, एजी, ठीक है, एजी, एयू और पीटी। देखिए ये लास्ट में आया ना एयू और पीटी, इसीलिए ये मतलब ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, रिएक्टिविटी सीरीज का, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये काफ़ी लिस्ट में है, मतलब इन इसका जो रिएक्टिविटी है काफ़ी कम है, कम रिएक्टिव है, ठीक है। उसी तरह इसके ऑपोजिट इन द रिएक्टिविटी सीरीज एल्युमिनियम एंड आयरन प्लेस्ड हायर इन द रिएक्टिविटी से, मतलब इसको एल्युमिनियम और आयरन को क्या किया गया, हायर में रखा गया, मतलब टॉप में रखा गया। देखिए एल्युमिनियम आपको दिख रहा है, ये एल्युमिनियम, आयरन आपको दिख रहा है। तो ये बहुत मतलब रिएक्टिव होता है इसका कंपैरिजन में, ठीक है, किसका, आपका एयू और पीटी। एयू मतलब सोना जिसको गोल्ड बोलते हैं, ओरियम, और ये प्लेटिनम, ठीक है, कौन, एल्युमिनियम। और हालांकि सबसे आपका जो रिएक्टिव होता है वो पोटेशियम और सोडियम होता है, बट ये सबको भी हम लोग पता है कि ये भी कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है, जैसे NaCl हो गया, KCl आ गया, K2CaSO4 हो गया। तो इसको हम लोग नहीं देख रहे क्योंकि अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, उसके बाद आपका Fe पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसी को स्टडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। ए पर्सन यूज लेंस ऑफ पावर 0.5D, ठीक है, इन हिज स्पेक्टिकल फॉर द करेक्शन ऑफ हिज विजन, ठीक है। एक पर्सन दिया हुआ जिसका लेंस का वैल्यू जो दिया हुआ वो 0.5D दिया हुआ, मतलब डायोप्टर दिया हुआ है। तो क्या बोल, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, मतलब कौन सा वो डिफेक्ट से पर्सन जो है वो सफरिंग कर रहा है। आपको पता है ये जो आपका पावर ऑफ लेंस है वो नेगेटिव दिया हुआ है, यानी कि फोकल लेंथ नेगेटिव। फोकल लेंथ किसका नेगेटिव होता है, एक कॉन्वेक्स का होता है और एक कॉनकेव का होता है। सॉरी, फोकस किसका नेगेटिव होता है, आपका कॉनकेव लेंस का और कॉनकेव मिरर का। तो मतलब यहाँ पर लेंस का बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मतलब डिफेक्ट बता रहा था, डिफेक्ट में तो लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। क्यों कॉनकेव लेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। पावर जो है आपका 0.5 डायोप्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कॉनकेव लेंस है। और कॉनकेव लेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है, आपको पता ही है, मायोपिया में। कहाँ किया जाता है, मायोपिया में, ठीक है। कहाँ किया जाता है, मायोपिया में, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को, मायोपिया हो गया। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, हाँ देखिए, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, या फिर यहाँ लिखा भी हुआ है द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, जिसको नियर साइटनेस भी बोला जाता है। कोज क्या है इसका, देखिए सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट टू कोज ऑफ दिस डिफेक्ट, इसका कोज क्या है। तो पहला क्या बता, इलोंगेटेड आई बॉल का इलोंग हो जाना, बड़ा हो जाना, ठीक है। द आई बॉल ग्रो टू लॉन्ग कॉजिंग लाइट टू फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, तो ये रेटिना से पहले बन जाता। मायोपिया क्या होता है आपका, मतलब सामने का वस्तु को वो ठीक से देख पाता है बट दूर का वस्तु को वो ठीक से नहीं देख पाता है। तो रेटिना से पहले इमेज फोकस कर देता है इमेज को, इसीलिए तो वो सामने का मतलब नियर ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली देख पाता है बट फार ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली देख नहीं पाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या रीज़न होगा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईलेंस, एक्सेसिव कर्वेचर, कर्व का एक्सेसिव कर्व हो जाना, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो कर्व ज़्यादा एक्सेसिव इस तरह से ये हो जाना, कर्व बन जाना, ठीक है, ज़्यादा कर्व हो जाना। तो इससे क्या होता है, लेंस क्या होता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, और कर्वेचर इसका बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मतलब नियर साइटनेस हो गया, ठीक है। देख लिए। तो डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूजिंग द स्पेक्टिकल, इसका फोकल लेंथ भी दिखाता है। तो हम लोग को जानते हैं फोकल जो होता है, फोकस जो होता है वो पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोकस निकालना है हमको, तो एफ निकालना, तो पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर में 10 जाएगा, तो 5 का टेबल में 2, माने ये फोकस जो होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो मीटर में होता है, किस में होता है, मीटर में। अगर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा। अगर बोल देता है इन सेंटीमीटर, तो आपको पता है -2 इंटू फिर क्या करते हैं, 100 से इंटू करते हैं, तो ये सेंटीमीटर बदल जाता है, यानी कि -200 सेंटीमीटर, ठीक है, ये फोकल लेंथ आता है। अगर मीटर में बोलेगा तो -2 मीटर, अगर सेंटीमीटर में, अगर कुछ नहीं बोला तो उसको मीटर में, क्योंकि फोकस जो फोकल लेंथ होता है उसको हम लोग मीटर में
फाइंड आउट करते हैं, बट अगर सेंटीमीटर बोल दिया तो हम लोग उसको 100 से इंटू करेंगे, ठीक है। ये भी आंसर पूरा क्लियर हो गया। कौन सा आपका इफेक्ट हो गया, मायोपिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है और पता है आपको कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों का फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर का आपका देखिए लिख दे रहे हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस एंड मिरर जो होता है उसका क्या होता है, पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है, ठीक है, पॉजिटिव फोकल लेंथ, ठीक है, पॉजिटिव फोकल लेंथ, ठीक है। ये नेगेटिव है मतलब कॉनकेव है। कॉनकेव किस में यूज होता है, मायोपिया में। किस में, मायोपिया में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियर साइटनेस बोलते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कैन अकर विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द टू रिएक्टेंट। जस्टिफाई हो रहा है मतलब नो प्रिसिपिटेशन, मतलब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन अकर नहीं कर सकता विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये बता रहा, तो इसको जस्टिफाई करेंगे। तो हम लोग जानते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, इन्वॉल्व मिक्सिंग टू सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड इन वाटर लीडिंग टू इनफॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल। आपको पता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ आयन से मिलकर बना होता है और एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है जो आपका वाटर यानी कि सॉल्वेंट में आपका सॉल्युबल नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है और नीचे में सेडिमेंट हो जाता है, यानी कि वो मतलब बैठ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये क्यों जस्टिफाई क्यों हो रहा है, आपको क्यों जस्टिफाई हो रहा है, क्योंकि जब तक दो आयन आपस में मतलब कंबाइन, दो रिएक्टेंट जिसका आयन डिफरेंट है, एक ऐसा आयन बनाता है, एक दो आयन ऐसा मिलकर बनाता है जो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। ये उसका रीज़न है। जैसे यहाँ पर देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, तो आपको ये पता है सिल्वर जो होता है प्लस होता है, ये क्योंकि ये मेटल है, नाइट्रेट जो होता है नेगेटिव होता है, एनाइन बनाता है। फिर आपका Na क्या बनाता है, पॉजिटिव यानी केटाइन और Cl नेगेटिव। ये देखिए ये एक केटाइन और ये एक एनाइन मिलकर एक नया बनाता है कंपाउंड जिसको AgCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। यही जो होता है आपका क्या होता है, प्रिसिपिटेट होता है, यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है इन द सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और ये एक आपका जो ये एक एनाइन है जो Cl है और यहाँ पर नाइट्रेट है, ये दोनों मिलकर एक नया सॉल्ट बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर आयन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, तो एक नया आपका कंपाउंड मिला जिसको AgCl बोल रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड, जो आपका क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल, जो कि PPT के लिए मतलब PPT फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि वो प्रिसिपिटेट बन जाता है पीछे नीचे में, ठीक है। किसका नीचे में, मतलब उस एक्वस सॉल्यूशन के नीचे में सेडिमेंट हो जाता है, ठीक है। और साथ में क्या बनाता है, सोडियम नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद बी नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच डिफरेंशियल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट। इसके मतलब डिफरेंशिएट बताना है किसका किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक चीज़ और बता दे रहे, ठीक है, आपका क्या बता दे रहे, not all double displacement reaction are PPT reaction, but all PPT or we can say precipitation reactions are a type of a double displacement reaction। यानी कि all double displacement reaction precipitation reaction नहीं हो सकता है, but all precipitation reaction एक double displacement reaction हो सकता है, ठीक है। क्यों, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन, अगर मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, बट ये PPT रिएक्शन नहीं शो करता है। जैसे मान लीजिए कैसा, कौन सा एग्जांपल ले, अच्छा ठीक है लेते हैं, देखिए HCl प्लस आपका NaOH, ठीक है, NaOH, इसको अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो आपको पता है H2O बनता है प्लस क्या बनता है, NaCl बनता है, ठीक है। तो देखिए ये H, ये प्लस, ये Cl माइनस, ये Na केटाइन बनाता है, हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। तो देखिए H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना, वाटर बना, ठीक है, वाटर बना। और ये Na प्लस और Cl मारकर क्या बनाया, सॉल्ट बनाया। क्या बनाया, सॉल्ट बनाया। क्या ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, नहीं, ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इनसॉल्युबल नहीं है, ये तो सॉल्युबल है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि ऑल प्रिसिपिटेशन ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, बट ऑल प्रिसिपिटेशन रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हम लोग बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख लिए क्या रीज़न होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग देख लिए जिसमें क्या बनता है, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाता है, ये वाटर और ये सॉल्ट, ये तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है,
ठीक है। तो हम लोग ऑल प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, बट ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगा तो वहाँ पर आयन का एक्सचेंज होगा जो कि कैटायन और एनायन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? कैटायन और एनायन रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख लिए यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का और सोडियम क्लोराइड का, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, साथ में ये पीपीटी भी बना रहा है, मतलब ये क्या है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? प्रिसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं डबल का और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो जो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है मेटल्स का, उसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस वाले रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं जिंक, क्या लिए हैं? जिंक, और एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए हैं जिस पर जिंक जो है आपका ये मोर रिएक्टिव है। क्या है? मोर रिएक्टिव, ठीक है। और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो ये जो कॉपर सल्फेट होगा, ये जिंक इस कॉपर को बोलेगा भाई तू यहाँ से हटो, ये मेरा जगह है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पोटेंशियल है तुम्हारा जगह लेने के लिए, ठीक है। मेरे पास इतना पावर है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पोजीशन से मैं तुम्हें मूव करवा सकता हूँ। तो जिंक बोलेगा भाई मेरे पास ज़्यादा पावर है, मेरे पास ज़्यादा रिएक्टिविटीज है, मेरे पास ज़्यादा औकात है। तो इससे वो जिंक क्या करेगा? इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो इंडिविजुअल हो जाएगा, और जिंक अपना सॉल्यूशन बना लेगा जिसको हम लोग जिंक सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट बोलेंगे, ठीक है। तो क्या पता चला? ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, क्लियर हो गया। और सेकेंड एक इसका देखेंगे, वन एलिमेंट और वन कंपाउंड होता है। देखिए यहाँ पर जिंक है वन एलिमेंट, यानी कि ये एलिमेंट है बट इन द फॉर्म ऑफ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। किस फॉर्म में पाया जाता है? मोनोएटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, जो कि एग्जिस्ट करता है। और साथ में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का, जो कि क्या है? एक कंपाउंड है। क्या है? जो एक कंपाउंड है, जो वेरिएबल क्या है? एटॉमिक है। वेरिएबल मतलब कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आपस में कंबाइन करेगा और जिंक सल्फेट और कॉपर क्या करेगा? अलग करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दोनों के बीच में हम लोग को क्या करना था? डिफरेंस बताना था। तो इसमें क्या होगा? टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग आयन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, यानी कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा उसमें एक्सचेंजिंग ऑफ आयन्स होगा टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिए बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो बेरियम के पास पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट के पास नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या? बेरियम सल्फेट बनाएगा, और ये सोडियम इसके साथ नेगेटिव वाले के साथ भाई मिलेगा और एक ये नया कंपाउंड बनाएगा, नया दोस्ती बनाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए बेरियम इस सोडियम को हटाया, ये सोडियम इस बेरियम को हटाया और आपस में म्यूचुअल फ्रेंड बना लिया, और उसके बाद दो नया कंपाउंड बनाया जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखिए टू आयोनिक कंपाउंड यूजुअली इन सॉल्यूशन। दो आपका आयोनिक कंपाउंड रहेगा तब तो एक्सचेंज करेगा आपस में। और ये जो बेरियम सल्फेट है ये भी पीपीटी रिएक्शन शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रहेगा आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस रहेगा, जो कि सॉल्युबल नहीं रहेगा उस एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग किसके अंडर क्लासीफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे? ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। उसके नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टेट टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग को यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखना है, ठीक है, बताना है, ठीक है। तो क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? पता आपको यहाँ पर दो लॉज होता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट
ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारा जो होता है आपका सेम प्लेन पे होता है, ठीक है। यहाँ पर एक फिगर बना दे रहे, देखिए, ठीक है। जैसे ये इंसिडेंट रे आया, यहाँ पर हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है, नॉर्मल। और फिर यहाँ पर ये बेंड हो गया, मान लेते हैं बेंड हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है आपका, ये सब आपका क्या होता है, क्या होता है आपका सेम प्लेन पे होता है, ठीक है। इसको बोल देंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, आई इसको बोलेंगे आर, तो ये और इसको बोलेंगे क्या, नॉर्मल। तो ये जो होता है आपका क्या होता है, सेम प्लेन पे होता है। तो सेम प्लेन का मतलब हम जानते हैं, बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता ये सेम प्लेन होता क्या, तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। जो सेम प्लेन होता है, जो ये थ्री लाइन्स जो होता है आपका, कौन, इंसिडेंट लाइन, रिफ्रैक्टेड लाइन और ये नॉर्मल, ये एक फ्लैट सरफेस पे होता है। यानी कि एक, अगर हम लोग मानेंगे एक पीस ऑफ पेपर या फिर वाइट बोर्ड, तो ये तीनों हम लोग को एक पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। ये तीनों हम लोग क्या देखने को मिलता है, एक पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है, एक पेपर में देखने को मिलता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेम प्लेन बोलते हैं। 2D फिगर में हम लोग को इसको देखने को मिलता है, 2D फिगर में, और इसको हम लोग 2D फिगर में ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए इसको सेम प्लेन बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग इन तीनों को एक प्लेन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। और सेकंड इसका क्या बताता है, मत जो आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉज होता है वो क्या बताता है, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, जिसको स्नेल लॉ भी बोला जाता है। जो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम टू द विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड N2 बाई N1 होता है। कौन वाला चीज़, जो साइन आई बाय साइन आर होता है, ठीक है, साइन आर होता है, ठीक है। ये हम कल वाला वीडियो पे बताए थे, प्रीवियस वाला वीडियो पे ये एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। वो भी प्रीवियस से 2025 में भी पूछा गया था और ये 2024 में भी पूछा गया। देखिए 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है CBSE क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको, दो लॉज, इसका कितना लॉज होता है, दो होता है, एक सेम प्लेन पर, दूसरा जो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, जो कि स्नेल लॉ बताता है। और ये कॉन्स्टेंट क्या बताता है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन क्या हो रहा है, डिफाइन द टर्म ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, ए रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास, एब्सोल्यूट इंडेक्स इतना इतना, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मतलब एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, साथ में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और हमको स्पीड ऑफ लाइट निकालना है किसका, इन ग्लास का, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में एक पेज ले लेते हैं। अच्छा, पेज में तो लिखे हुए हैं इसका ये, ठीक है। तो देखिए पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन बोल रहा है क्या होता है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव होता है वो n इक्वल टू सी बाई भी होता है। क्या होता है, n इक्वल टू सी बाई भी, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। ये इन दोनों का रेशियो जो होता है वो आपका क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जहाँ n क्या होता है आपका, n होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। n क्या होता है, मान लेते हैं n क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, मीडियम। और n लिखे हैं, ठीक है। c क्या होता है आपका, c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम जो क्या होता है बताइए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है, मीडियम। ये वैक्यूम में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल भी था, ये समझ में आ गया, पूरा एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्वेश्चन क्या था देखिए, तो n का वैल्यू दिया हुआ 1.5, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इतना दिया हुआ, ठीक है। तो ठीक है, तो n का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, जो n का वैल्यू n बराबर 2 नंबर का हम आंसर बता रहे हैं, ठीक है, c बाई वी। n का वैल्यू क्या दिया 1.5, c का वैल्यू तो हमको पता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और आपको ये निकालना है, मतलब ये ग्लास का निकालना है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ग्लास का। तो हम लोग जानते हैं अगर ये उधर जाएगा आपका जो डिनोमिनेटर में, वो उधर चल जाएगा, v यानी ग्लास, ठीक है, बराबर क्या होगा 3 × 10⁸ बाई
1.5, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 10 एक जाएगा, ठीक है। 3 से कटेगा 5 बार में, और 5 का 10 में 2 कटेगा, तो क्या आ जाएगा VG 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आंसर आएगा किसका, वो सेकेंड वाला का, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट रहेगा किसके ग्लास में, वो उसका क्या रहेगा, उसका जो स्पीड रहेगा वो कितना रहेगा 2, ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये रहेगा आंसर, ठीक है। तो दोनों का क्वेश्चन डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। स्टडी द फिगर इन विच द पाथ ऑफ रे लाइट गोइंग पर, हाँ ठीक है, मतलब यहाँ पर दो मीडियम दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको रिफ्रैक्शन को दिखा रहा है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या, आउट ऑफ द टू मीडियम 1 एंड मीडियम 2 विच इज द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको पता है ये आपका इंसिडेंट रहे आपका, ठीक है, ये इंसिडेंट रहे, तो इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन गया कैसा, ये अवे हो गया, दूर भाग गया, मतलब ये क्या है, रेयरर मीडियम है, क्या है, रेयरर मीडियम। ये क्या है, डेंसर, क्योंकि अगर ये डेंसर होता तो वो बेंड कर जाता टूवर्ड्स द नॉर्मल, बट ये आपका क्या हो गया, वो अवे हो गया, क्या हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो हो गया, समझ में आ गया। तो क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, तो स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा रहेगा, रेयर में रहेगा, क्योंकि क्यों रेयर में रहेगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, रेयरर मीडियम है, मतलब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, क्या है, कम है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या, स्टेट रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम, इसका रीजन बताता हूँ, रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है, लिखे हैं क्या इसके पीछे, नहीं लिखा हुआ है, ठीक, हम बता रहे हैं। इसका रीज़न क्या है आपका, कि ये लाइट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द, बिकॉज इट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, जो आपका ये जो लाइट आ रहा है वो आपका जो बी नंबर का बता रहा है, ठीक है, बी नंबर का, ये क्या बता रहा है, ये डेंसर से रेयरर जा रहा है, ठीक है, रेयरर, इसीलिए ये क्या है आपका अवे है, मतलब इसका जो डेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण ये मतलब क्या हो जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जा रहा है, ठीक है। सेकंड वाला भी समझ में आ गया आपको। इससे क्या होगा, दिस कॉज एन इंक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इसका इसके कारण क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट तो बता दिए पहले, बढ़ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर एक्सप्रेस द रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम इन द टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 पूछ रहा है, ठीक है, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 में आपका कंपैरिजन करने बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट का, तो ये क्या हो जाएगा आपका एन, ये फिर N2 विथ बाई N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 बाई V2, क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन्वर्सली का होता है, क्या होता है, इन्वर्सली का, ठीक है, ये वाला समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा उसका आपका स्पीड ऑफ लाइट कम रहेगा, यानी कि N1 इक्वल टू N1 बाई N2 इक्वल टू V2 बाई V1, क्यों, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा उसका कम रहेगा स्पीड ऑफ लाइट, इसीलिए ये वाला रिलेशन आता है, ठीक है। मतलब देखिए N1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V1, ठीक है, ये वाला एक रिलेशन, और मान लीजिए N2 है एक प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1 बाई V2, जब दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या होगा बताइए, दोनों का अगर ये निकालते हैं तो N1 बाई N2, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा आपका, मान लीजिए K इक्वल टू 1 बाई V2 इक्वल टू 1 बाई V1, ठीक है, सॉरी यहाँ पर V1 होता है, ठीक है, यहाँ पर V2 होता है, ठीक है, V2 क्यों, क्योंकि देखिए ये N1 के साथ V1 का रिलेशन है और N2 के साथ V2 का, तो N1 बाई N2 इक्वल टू ये V2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका V2 बाई V1, ठीक है, ये वाला रिलेशन हम बोल रहे थे, कैसे आया बता दिए। जो ये रिलेशन है वो क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ स्पीड का रिलेशन बता रहा, तो ये दोनों आपका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसका इंडेक्स n ज़्यादा उसका स्पीड ऑफ लाइट
क्या होता है, उतना कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके डेंसिटी जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण पार्टिकल्स बहुत हार्ड होता है, पार्टिकल्स भारी होता है, हैवी होता है, जो उसको रोकता है, ऑब्स्टेकल का काम करता है स्पीड का, लाइट को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कुछ समझ में आ गया आप लोग को? अगर आप लोग को नहीं समझ में आता तो इसको फिर से एक बार देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। क्या लिखा हुआ, द स्काई अपियर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, स्काई अपियर क्यों डार्क होता है? ठीक है, ठीक है, उसका रीज़न पूछ रहा है। ठीक है, द स्काई अपियर डार्क, देखिए यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, द स्काई अपियर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, द एयर इज़ थिन। आपको पता है हम लोग जितने जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं एल्टीट्यूड में, जो एयर होता है वो हल्का होता है, थिन होता है, थिन होता है एयर। क्यों? क्योंकि एयर का जो डेंसिटी रहता है, वो भारी जो रहता है वो नीचे बैठता है और हल्का चीज़ ऊपर जाता है। तो हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एयर थिन होता है और कंटेन्स फ्यू डस्ट, डस्ट जो होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि डस्ट का डेंसिटी जो होता है ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो सस्पेंडेड होता है नीचे की ओर। ड्यू टू द लेस रिएक्ट स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, आपको पता है वहाँ पर अगर एयर थिन होगा, डस्ट कम रहेगा, तो स्कैटरिंग भी कम होगा। क्योंकि स्कैटरिंग किसके कारण होता है? पार्टिकल्स के कारण होता है। एयर में जो पार्टिकल्स होता है उसके कारण लाइट स्कैटर कर जाता है। ठीक है, वेरी लिटिल ब्लू रीचेज द आई सो द स्काई अपियर, मतलब बहुत कम ब्लू लाइट जो होता है रीच करता है। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग ना के बराबर होता है, इसीलिए ये क्या दिखता है, डार्क दिखता है। क्या दिखता है? डार्क दिखता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा दे, कट गया है थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, ये क्या दिखता है आपका, डार्क दिखता है। पता चल गया? क्योंकि स्कैटरिंग क्या होता है, एकदम कम होता है। ठीक है, स्कैटरिंग कम होता है, स्कैटरिंग कम होता है। ठीक है, इसीलिए ये ब्लैक दिखता है। क्यों? क्योंकि ये एयर जो होता है वो थिन होता है। क्या होता है? थिन होता है। ठीक है, और डस्ट कम होता है, जिसके कारण जो स्कैटर होता है वो कम होता है लाइट। उसके बाद क्या, डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड। क्यों डेंजर होता है रेड लाइट कलर? क्यों? क्योंकि उसका हमको पता है, आपको रेड लाइट्स का जो होता है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, उसका क्या होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है, स्कैटर रिस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो मतलब क्या है, कैसे लाइट जाता है, इस तरह से फैल जाता है, मतलब दूर दूर ये होता है इसका। ठीक है, जिसके कारण वो आपका स्कैटर नहीं होता, पार्टिकल्स के साथ ज़्यादा टकराता नहीं है, इसका आपका वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण। तो स्कैटर लिस्ट करता है, और इसमें हैंस इट कैन बी सीन फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, और ये सीधा चल जाता है लॉन्ग डिस्टेंस तक विदाउट स्कैटर, वो रीच कर जाता है, जिसके कारण आपका रेड लाइट जो होता है वो डेविएट नहीं करता, वो सीधा परपेंडिकुलर आता है व्यूअर के पास। ठीक है, जिसके कारण रेड लाइट का यूज़ किया जाता है किसमें, डेंजर सिग्नल में। किसमें? डेंजर। आपको रेलवे, जैसे रेलवे उलवे में देखिएगा, फिर ट्रैफिक में जो आपका सिंबल होता है उसमें रेड से ये किया जाता है, स्टॉप किया जाता है, ताकि क्या हो, दूर से दिखे कि कोई मतलब कोई अगर मान लीजिए कोई सिग्नल देना है, किसी को रोकना है, तो हम लोग रेड कलर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है, वेवलेंथ। ठीक है, और वेवलेंथ अगर ज़्यादा होता है तो पार्टिकल के साथ ज़्यादा ये नहीं करता, हडल नहीं करता, रेजिस्ट नहीं करता, टकराता नहीं है, तो वो क्या कर जाता है, वो स्कैटर कम होता है, वो सीधा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर लेता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद पहला, इसके बाद क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज रेनबो, वी सी ए रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेनफॉल। व्हाट इज रेनबो, क्या होता है, तो रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। ये जो रेनबो होता है वो क्या होता है, नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, मतलब नेचुरल फिनोमिना ऑफ 7 कलर फॉर्म इन द स्काई। आपको पता है व्हाइट लाइट जो होता है सन का, वो 7 कलर होता है। ठीक है, वो होता है 7 कलर। तो वो क्या होता है, रेनबो, रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है या नेचुरल फिनोमिना होता है, जिसमें 7 कलर फॉर्म करता है ड्यू टू द डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये तीनों याद रखना आपको, इसमें हम लोग को डिस्पर्सन भी मिलता है, रिफ्रैक्शन भी मिलता है, और टोटल इंटरनल, जिसको TIR भी बोला जाता है, वो तीनों हम लोग को देखने को मिलता है। ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स में हम लोग को मिलता है। इसीलिए तो बोलता है कि रेनबो जब होता है पानी होने के बाद, यानी कि रेन होने के बाद ही हम लोग को मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है। ठीक है, वी सी ए रेनबो ओनली आफ्टर ए रेनफॉल, ओनली आफ्टर रेनफॉल, तो वर्षा होने के बाद ही हम लोग को रेनबो स्काई में देखने को मिलता है। बिकॉज टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर एक्ट लाइक ए प्रिज्म। ये जो वाटर होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है, यहाँ पर देखिए इसका फिगर भी लिए है, ये किस तरह का काम करता है, प्रिज्म के समान काम करता है। ठीक है, और जो क्या करता है, स्प्लिटिंग करता है सनलाइट को इनटू डिफरेंट कलर्स में। किसमें? डिफरेंट कलर्स में। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो। रेनबो एक नेचुरल फिनोमिना है, जिस क्या होता है, जिसमें आपका 7 कलर स्प्लिट होता है, और उसके ही एक मतलब मीडियम का काम करता है, जो आपका कौन होता है, वो क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, और वो प्रिज्म के जैसा काम करता है। प्रिज्म आपको पता है 7 कलर स्प्लिट होता है, जिसमें हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट में पढ़े हैं। ठीक है,
डिस्पर्सन ऑफ लाइट जिसमें 7 कलर का स्प्लिट होना, ठीक है। जैसे इसमें तीनों फिनोमिना देखने को मिलता है, डिस्पर्सन भी देखने को मिलता है, रियर फ्रैक्शन भी देखने को मिलता है, रियर फ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, और TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम समझा दे थोड़ा सा, तो जब लाइट एंट्री करता है, जब ये सनलाइट, रुकिए कहाँ गया पिन, हाँ, जब सनलाइट एंट्री करता है तो वहाँ पर हम लोग को रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। और इसके बाद अंदर जो जाता है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, तब यहाँ पर हम लोग को डिस्पर्सन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डिस्पर्सन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसके इंटरनल पार्ट में, जो आपका इनसाइड होता है, इंटरनल पार्ट होता है, वहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 7 कलर का जो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये बाहर आने का रहता है, एग्जिट करने रहता है, एग्जिस्ट करने, यहाँ पर डिस्पर्सन लिखा गया, सॉरी यहाँ पर डिस्पर्सन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन ही होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये तीन यहाँ जब बाहर आता है और यहाँ पर ऑब्जर्वर रहता है, कौन रहता है? ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर। तो इसको दिखता है ये रेनबो, ठीक है। तो ये सन के ऑपोजिट में हमेशा होता है। किसके ऑपोजिट में होता है? सन के ऑपोजिट में, ताकि सन जो होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में सीधा परपेंडिकुलर टकराए, उसके बाद हम लोग को रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और आपका रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो तीनों हम लोग क्या क्या देखने को मिलता है? रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है फर्स्ट में, फिर डिस्पर्सन देखने को मिलता है, फिर TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, फिर प्लस क्या देखने को मिलता है? आपका फिर से रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। ये तीनों फिनोमिना हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तब हम लोग को रेनबो क्या होता है? शो होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का ऑब्जर्वर रहता है यानी कि व्यूअर रहता है, ठीक है। व्यूअर को ये चीज़ दिखता है, ठीक है। और ये इसका क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो और हो क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? इसमें एक ही B नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ओके। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इतना ही रहा, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस भी और लेंगे 2024-23 का, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।